हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जीओए अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने टारगेट 1000 क्वेश्चन का रखा हुआ है, तो आप वीडियो में बने रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपका है स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़कर उनका आंसर अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। ठीक है, और फिर आंसर का वेट करते रहना है साथ साथ में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पर बीच में छोटा सा वर्ड लिखा है नॉट बी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपके माइंड सेटअप को भी उधर चेक करता है कि आप कितना अटेंटिव होकर पढ़ते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, कई कर लेंगे, जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो उनके ऊपर टिक कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और थॉरोली पढ़ना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखा है विल नॉट बी रिकॉर्डेड, कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वह है सेल्स ऑफ गुड्स। तो जितनी भी सेलिंग और परचेजिंग होती है, आपको पता है वो चीज़ हम रिकॉर्ड करते ही हैं। फिर है पेमेंट ऑफ सैलरीज। ठीक है, तो सैलरीज की अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसकी भी क्या करते हैं, बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, करते हैं इसको भी। फिर है क्वालिटी ऑफ स्टाफ्स। ठीक है, देखिए क्वालिटी ऑफ स्टाफ हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग है वो टोटली बेस्ड ऑन क्या है, वो है क्वांटिटेटिव नेचर की है। वो सिर्फ नंबर्स के रिगार्डिंग आपको क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है, उनके क्वालिटेटिव नेचर्स को नहीं शो करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो परचेज ऑफ गुड्स ये भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास हुआ है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा, लुका पैसियोली। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न्ड विद। ठीक है, तो बुक कीपिंग किस चीज़ से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन। ऑप्शन बी है डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डाटा। फिर ऑप्शन सी है आपके पास इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र। फिर ऑप्शन सी है आपके पास ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही। देखिए, सबसे पहले बुक कीपिंग को डिस्कस करते हैं। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि बुक कीपिंग है आपने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल आदमी भी कर सकता है घर बैठ के भी। ठीक है, आप नॉर्मली अगर आप डायरी में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। सिंपल है, मतलब आप क्या करते हो इसमें, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, और अकाउंटिंग से कैसे डिफर है ये, देखिए अकाउंटिंग एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे होता है रिकॉर्डिंग का ना। ठीक है, इसमें बहुत सी प्रोसेसेस लगती हैं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर क्लासीफाई किया, फिर समराइज़ किया। ठीक है, इस तरह की आप क्या करते हो उसमें प्रोसेसेस को फॉलो करते हो, और पूरी प्रोसेस पूरी करने के बाद, हर एक प्रोसेस को फॉलो करने के बाद एट द एंड आप बोलते हो कि हाँ हमने अकाउंटिंग की। ठीक है, ओके, अब अकाउंटिंग में ही क्या हम बुक कीपिंग को ले लेते हैं कि अकाउंटिंग का ही एक पार्ट क्या हमारा बुक कीपिंग है। ठीक है, ओके, देखिए जो मेनली ये क्वेश्चन है वो सिर्फ बुक कीपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन। मतलब कि ऑप्शन ए इसका आंसर है, जो ये बता रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है, वही बुक कीपिंग है। ठीक है, बाकियों में ये ऑप्शन इसमें वैलिड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, अब है फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए चलो इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग की जो फर्स्ट प्रोसेस है, सारी प्रोसेस को यहाँ लिख लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस आपको पता है क्या है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर जो सेकंड प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने स्टेप्स होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल यहाँ पर वैसे तो 7 होती है। ठीक है, उससे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन वैसे हाईलाइटेड है आपके सामने ये। ठीक है, हाईलाइटेड ये क्या है आपके सामने, प्रोसेसेस है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इससे पहले एक और होती है मेजरिंग की, है ना। ठीक है, तो मेजर किया आपने, फिर आपने आइडेंटिफाई किया उसको। मेजर करना मतलब टर्म्स ऑफ मनी में कौन सी रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, टर्म्स ऑफ मनी वाली हम चीज़ें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करते हैं उसको, हाँ भाई ये वाली रिकॉर्ड करनी है।
फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, थर्ड ये हो गया, फिर कम्युनिकेट करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, ठीक है, फिर इंटरप्रेट एंड लास्ट में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट की जो आपकी प्रोसेस रहती है वो कौन सी है? कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो कि सबसे पहले आपसे आपके पास ऑप्शन है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो लास्ट स्टेप ये है, नहीं है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी नहीं, ये किसका है? ये एनालाइजेशन का पार्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यही आपका क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए कई इसका एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, पर याद रखना नहीं, ये लास्ट नहीं होती है। लास्ट में हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स को वेरियस इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ही अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप रहता है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। ओके, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ये हम नहीं रहेगा। अगर आपके पास कम्युनिकेशन ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये आंसर बनेगा, याद रखना, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, ठीक है। अकाउंटिंग का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए क्या है आपके सामने दिया है, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कि क्या करता है? ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है। फिर आपके पास दिया हुआ है नेक्स्ट, असिस्ट द मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिया इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, फिर है नन ऑफ द अबव, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन को समझना, यहाँ लिखा है द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे बेसिक फंक्शन अकाउंटिंग का क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो यही क्या है? इसका सबसे बेसिक फंक्शन है, याद रखना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंक्शन क्या? अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करना है आपको चीज़ों को, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकें, ठीक है। रिकॉर्डिंग ही इसका क्या है? सबसे बेसिक और मतलब एडवांटेज वाला ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट्स। देखिए जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो लेजर्स में पोस्ट की जाती हैं, ठीक है। तो कहाँ से की जाती है? ऑप्शन ए आपके पास है वॉचर से, फिर ऑप्शन बी है आपके पास जर्नल बुक से, फिर ऑप्शन सी आपके पास बैंक स्टेटमेंट से, फिर है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहेगा वो आपको पता है कि जर्नल बुक्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। आप जर्नल बुक्स बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर उनको आप क्या करते हो? ट्रांसफ़र करते हो लेजर्स अकाउंट में, ठीक है। और ट्रांसफ़र करने की इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, पोस्टिंग। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? तो ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर करना है आपने, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट, देखिए यहाँ पर है परचेज, परचेज वर्ड लिखा है, ठीक है, और गुड्स भी लिखा है, ठीक है। आपने परचेजेस की गुड्स की, ठीक है। अमाउंट इस टाइम हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। मतलब परचेजेस की है, गुड्स की है, मतलब बिजनेस के लिए की है, तो ये क्या है आपके? ये क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिर आपके पास क्या है? पेड सैलरीज एंड वेजेस, तो ये भी आपकी क्या है? बिजनेस क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिर आपने क्या किया? पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस, ठीक है। ऑफिस में जो आपने इक्विपमेंट्स या कंप्यूटर्स लाए होंगे या कुछ और लाया होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया? रेंट पे किया, या फिर जगह के लिए आपने क्या कर दिया? पे कर दिया, ओके। फिर लास्ट ऑप्शन दिया आपके पास, परचेज अ LCD फॉर पर्सनल यूज़। तो ऑप्शन डी है परचेज अ LCD फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। देखिए आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ करें वो बिज़नेस के लिए लायबल नहीं होती है, ठीक है। हम बिज़नेस को अलग लेते हैं और उसका ओनर अलग लेते हैं, ठीक है। आपको पढ़ा है आपने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि बिज़नेस क्या होता है? हमेशा अलग होता है उसके ओनर से, ध्यान देना है आपने, ठीक है। तो ओनर अपनी पर्सनल के लिए या उसकी बेसिक अपनी लाइफ जो भी चल रही है उसको हम क्या करते हैं? बिज़नेस की लाइफ से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज LCD फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए उसने क्या कर दिया? LCD, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे? बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसी का आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी, परचेज LCD फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंटरनल यूज़र कौन सा नहीं है इनमें से? ठीक है, आपके पास एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, ठीक है, और इंटरनल यूज़र होते हैं, ठीक है। बिजनेस में अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस करते हैं यूज़र्स जो रहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल यूज़र को बताते हैं सबसे पहले। तो इंटरनल यूज़र कौन कौन से रहते हैं? इंटरनल यूज़र होता है जो बिज़नेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और अंदर मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन, मतलब मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओनर होंगे आपके पास, एम्प्लॉयज़ होंगे आपके पास, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो ये है ओनर एंड एम्प्लॉयज़, ध्यान देना आपने, ठीक है। ओके, ये आपके क्या है, इंटरनल यूजर्स है। जितने भी ओनर होंगे बिजनेस में, एक है या उसके मल्टीपल है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, वर्कर्स होंगे, ये सारे क्या आपके इंटरनल यूजर्स हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ओनर्स को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके ऐसे अलग होते हैं वो, याद रखना, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपके पास है, ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। फिर ऑप्शन बी है मैनेजर्स, फिर ऑप्शन सी है एम्प्लॉयज़, फिर है आपके पास ऑप्शन डी लेंडर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब ओनर्स वगैरह, ठीक है। फिर आपके पास है मैनेजर्स, ठीक है, कंट्रोल के लिए एम्प्लॉयर जो रहेंगे आपके पास, ठीक है। फिर एम्प्लॉयज़ है आपके पास, ठीक है। ये सारे क्या इंटरनल यूजर्स हैं आपके पास, तीनों के तीनों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी, मैनेजर्स भी और एम्प्लॉयज़ भी, ठीक है। बट लास्ट में आपके पास जो दिया है लेंडर, ठीक है। लेंडर्स होते हैं आपके क्रेडिटर्स। लेंडर्स क्या होते हैं आपके क्रेडिटर्स। इन्होंने बिज़नेस को कुछ लोन वगैरह या कुछ दिया होगा, ठीक है। ओके, तो ये बिज़नेस की इंफॉर्मेशन को चेक करते रहते हैं कि वो कैसे वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ध्यान देना पड़ता है उनको भी, ठीक है। तो लेंडर्स यहाँ पर क्या है, वो क्या है आपके पास, ये ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या है, लेंडर्स, ठीक है। क्रेडिटर ये क्या है आपका एक्सटर्नल यूज़र होता है, ध्यान देना आपने, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ओन्स मनी अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स टू अ फर्म इज़ नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्रेडिटर्स, फिर ऑप्शन बी है डेटर्स, फिर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, फिर है आपके पास नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमेशा। यहाँ पे दिया है, लिखा गया है कि अ पर्सन हु ओज मनी, एक पर्सन है जिसने ओ किया है मनी, ठीक है, अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स, मतलब कि सेल ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, टू सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ, उसने फर्म को सेल की है मतलब, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या है, ठीक है, क्रेडिटर है, डेटर है, बोथ है, या नन ऑफ दिस। देखिए क्रेडिटर और डेटर्स को पहचानने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपने हमेशा क्रेडिटर और डेटर को ना कैश के थ्रू पहचानना है। देखिए कैश जब भी बिज़नेस में आता है, ठीक है, जब भी बिज़नेस में कैश आएगा, ओके, ठीक है, तो कैश को हम क्या करते हैं अकाउंट्स में, ठीक है, तो कैश को हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एसेट की यही आपके लिए क्या है, रूल है, ठीक है। और कैश जब भी आपके पास से जाता है, हम क्या करते हैं, उसको अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आप पहचान सकते हो। देखिए जब कैश आपके पास आएगा मतलब कि डेबिट होगा, तो डेबिट से क्या बनेगा आपका डेटर, ठीक है। और जब आपके वहाँ से कैश जाएगा तो वो क्या होगा, अकाउंट्स में क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट से क्या बनेगा, क्रेडिटर। मतलब कि आपके वहाँ से पैसे जाने हैं, मतलब आपने किसी ना किसी को तो देने होंगे ना वो पैसे, ठीक है। तो हम इसको लिंक करते हैं कि आपने उधार लिया था और उधार को आप वापस कर रहे हो, तो ये क्रेडिटर है, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, पैसे जा रहे हैं। तो क्रेडिटर्स को इस तरह आप क्या करते हो, पहचान सकते हो। और डेटर्स को पैसे आपके पास आएंगे, ठीक है, हम बुक्स में इसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट करने के लिए तो कोई ना कोई तो देगा ना वो, ठीक है, तो वो डेटर से आप पहचान सकते हो फिर, ठीक है। तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो अब, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय अ फर्म अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज नोन एज। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए किया गया है, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अब उसका उल्टा हो गया, पहले आपने सेल्स की थी, अब आपने परचेज़ कर लिया, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है। अब आप खुद भी बता सकते हैं इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए क्रेडिटर इसका आंसर है, ठीक है। वो डेटर्स थे और ये क्या बनेंगे, क्रेडिटर्स बनेंगे, ओके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अ लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ, एक लाइबिलिटी है वो आपके पास आती है, तो वो क्यों आती है, ऑप्शन ए ट्रांजेक्शन्स की वजह से, ठीक है, फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से, फिर है सॉरी पहला ऑप्शन था आपका कैश ट्रांजेक्शन की वजह से आती है, बी ऑप्शन है आपके पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से, ऑप्शन सी है कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों की वजह से। देखिए लाइबिलिटी का मतलब है रीपेमेंट, तो रीपेमेंट तो तभी हो पाएगी जब आप चीज़ों उधार पे लोगे किसी से, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स को आपको पता है दो नेचर होता है, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट मतलब उधारी पे जो आप चीज़ें खरीदते हो, ओके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज टर्म्स एट, ठीक है। एक ऑनर है उसने, मतलब प्रोप्राइटर है जिसने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है वो, ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी रेवेन्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है, आपको पता है कि उसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए कैपिटल,
ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एक प्रोप्राइटर या एक ओनर जो अपने बिजनेस में करता है उसको हम कैपिटल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, सबसे पहले तो इस टर्म को समझ लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जब आप क्या करते हो कि आपके बैलेंस से ज़्यादा क्या करते हो, आप विड्रॉल कर लेते हो। बैलेंस आपके बैंक में था कि 1000 रुपये आपके बैंक में, ठीक है, और आप 1100 रुपये विड्रॉ करते हो। ये फीचर रहता है, ठीक है, ये फीचर रहता है बैंक के पास। आपको ओवरड्रॉ वाला ऑप्शन या बैंक में ऑन करना पड़ता है, तब आप ये कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपने -100 हो गया आपके पास, ठीक है। ओके, ओवरड्राफ्ट आपने अपने ओवर कर दिया, मतलब जितना आपने था आपके बैंक में उससे ज़्यादा आपने क्या कर दिया, निकाल लिया, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये फैसिलिटी होती है। तो ये क्या रहती है? ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी रहती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रहती है, कंटिजेंट लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन ए। ध्यान रखना, इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ये हमेशा क्या रहती है? शॉर्ट टर्म रहता है, क्योंकि जो ओवरड्राफ्ट होता है उसको आप नेक्स्ट मंथ ही क्या करते हो, बाई इंटरेस्ट क्या करते हो, आप इसको रिटर्न कर देते हो। जैसे यहाँ पर आपने 100 रुपये ज़्यादा निकाला था, तो 100 रुपये पे इंटरेस्ट लग जाएगा जितना बैंक लगाता है, ठीक है। तो बैंक के ऊपर तो वो कितना लगा रहा होगा, ठीक है, तो वो उसके इंटरेस्ट के साथ आप पे कर दोगे नेक्स्ट मंथ, मे बी उसके नेक्स्ट मंथ, मतलब 6 मंथ या 1 ईयर से पहले ही आप क्या कर दोगे, उसको रिटर्न कर दोगे। सिंपल है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनमें से बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स कौन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉट फर्नीचर, ठीक है, फॉर बिजनेस, यहाँ लिखा हुआ है फॉर बिजनेस है, तो ये है बिजनेस की ट्रांजेक्शन। फिर यहाँ लिखा है पेड 20,000 फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ तो बिजनेस के ही होते हैं, तो ये भी क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब सी ऑप्शन दिया है कैश 10,000 विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर डोमेस्टिक यूज़, ठीक है। अब यहाँ देखिए डोमेस्टिक यूज़ के लिए लिखा है और पर्सनल बैंक अकाउंट से निकाला है, तो ये तो बैंक की स्टेटमेंट बनती ही नहीं है। अगर वो बैंक के अकाउंट से निकालता तो वो क्या बन जाता? वो ड्राइंग्स बन जाती। क्या बन जाती? वो ड्राइंग्स बन जाती। बट ये उसने पर्सनल अकाउंट से ही निकाला है, तो वो क्या है? इसके ये पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है उसकी, ठीक है। तो ये इसका क्या है? ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इनमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं है? आपको पता है फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, ठीक है। वो आप जो लॉन्ग पीरियड तक आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, वन टाइम इसका टाइम पीरियड नहीं रहता है कि एक बार यूज़ कर दिया वहीं ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, ये लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है, हाँ ये है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, ये भी क्या है? ये भी क्या है? आपकी फिक्स्ड एसेट है। फिर है बैलेंस विद बैंक, मतलब बैंक बैलेंस, वो क्या है आपका? वो फिक्स्ड एसेट नहीं है। ये क्या है आपका? ये है करंट एसेट, ठीक है। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी आपके पास 2 टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। एक 1 ईयर से पहले आप क्या करोगे? पे कर दोगे। एक को मोर देन 1 ईयर लगेगा, ठीक है, 1 ईयर से ज़्यादा लगेगा पे करने के लिए, ठीक है। ओके, तो वो कौन सा है जो लॉन्ग टर्म है? इनमें से क्रेडिटर्स आपको जल्दी देने पड़ते हैं पैसे, ठीक है। ये पार्टीज़ होती हैं जिसको आपने पैसे ओ किए होते हैं, ठीक है। तो पैसे देने हैं आपने इनको, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रुकेंगे या उससे पहले आप पे करना पड़ेगा आपको बस, ठीक है। तो ये ऑप्शन है इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। फिर ऑप्शन बी है आपके पास टर्म लोन, ठीक है। तो टर्म लोन क्या है आपकी? ये एक आपकी क्या है? ये भी आपकी क्या है? एक सॉरी सॉरी, इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये हमेशा गड़बड़ रहती है एग्ज़ाम में भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉन्ग, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। कौन सी इनमें से लॉन्ग टर्म नहीं है? देखिए लॉन्ग टर्म जो पहले तो डिस्कस कर रहे थे, जो लॉन्ग टर्म है इसमें देखिए डिवेंचर्स क्या है? ये भी क्या होती है? कंपनी 2 से 3 साल 4 साल मतलब के लिए क्या करती है, वो इशू करते हैं, ठीक है। उसके लिए बाद में उनको प्रीपे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। फिर टर्म लोन, ठीक है, टर्म लोन तो बहुत लंबा लंबा चलता है, 10 से 15 साल, ठीक है। ओके, तो ये भी क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स ये बचता है, ऑप्शन नहीं आपका, यही इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नॉट अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एग्जाम में भी इसका चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए क्रेडिटर्स, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज़ नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है,
ठीक है। तो परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं, तो आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, ठीक है, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश। फिर आपका सी ऑप्शन जो है, विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। फिर ऑप्शन डी है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, ठीक है। देखिए यहाँ पर परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, उधारी पर ट्रांजैक्शन, ये है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल कैरेक्टर की है ये, ठीक है, इसमें पैसे का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, ये तो है ही है, इसमें कैश ही लिखा हुआ है, ठीक है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, ये इसको क्या कहा जाता है, ये ड्राइंग्स है, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद है आपके पास लास्ट ऑप्शन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़। अब स्ट्राइक कोई कर देगा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी स्ट्राइक बाय एन एम्प्लॉय, ठीक है। फिर ऑप्शन चलते हैं 18th क्वेश्चन पर, परचेज रेफर्स टू बाइंग ऑफ, ठीक है, परचेज रेफर्स टू बाइंग ऑफ। तो ऑप्शन ए है स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। ऑप्शन बी है गुड्स फॉर सेल, ऑप्शन सी है एसेट्स फॉर फैक्ट्री, ऑप्शन डी है इन्वेस्टमेंट। देखिए ये स्टेटमेंट किसको रेफर कर रही है, परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ। देखिए हमेशा जब भी परचेज बात की जाती है या परचेजेस बोला जाता है सिंपल, तो इसका मतलब गुड्स फॉर रीसेल, आपने सामान खरीदा फिर आपने उसको बेच दिया, ठीक है, मतलब गुड्स फॉर रीसेल, ठीक है। यही क्या है, परचेज रेफर टू। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देता है बच्चों को, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है अपनी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन का मतलब है परचेज एंड सेल, जो आपका मेन कंपनी का जो मेन काम रहता है उसी को हम ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कई कंपनियों का अलग अलग, वैसे तो मेनली हम बिज़नेस में लेते हैं कि परचेज एंड सेल, ठीक है। बिज़नेस का मेन काम क्या है, परचेज एंड सेल, परचेज करो और उसको रीसेल करो हायर प्राइसेस पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके पास रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर ऑप्शन बी है रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका जो सिंपल है आपके लिए, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेल एंड परचेज से जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, ठीक है। तो चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें देखिए आपको रेवेन्यू ऑपरेशन निकालना है किससे, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, एक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस होते हैं और एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, उसमें डिस्कस करूँगा मैं, फिलहाल हम इसका आंसर करते हैं वरना वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स, ठीक है। फिर है सेल्स ऑफ गुड्स, फिर ऑप्शन सी है डिविडेंड अर्न, फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।